नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो सीआरपीसी सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2022 का, एलएलबी सेकेंड ईयर, बीएलएलबी फोर्थ ईयर का। तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस फर्स्ट वीडियो में आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। और एक बात मैं आपके लिए अभी बता दूं कि जिन साथियों का सीआरपीसी का क्वेश्चन है, पेपर है, अभी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको डेफिनेशन से याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। तो मैंने डेफिनेशन का एक ट्रिक वाला वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लें, आपको डेफिनेशन एक बार में याद हो जाएंगे। आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन 2 से, तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप देख लें जाके। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। तो 1973 दंड प्रक्रिया संहिता कैसी विधि है? तो ये प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है। आपको पता होगा इस बात के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और हाँ, ये वैसे एक ट्रस्ट लॉ का क्वेश्चन पेपर है मेरा, जो वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें मैंने ये क्वेश्चन में चैप्टर 9 की बजाय 6 बोल दिया है। तो बाई मिस्टेक वो भूल गया है, मेरा माइंड उस टाइम दूसरे पेपर पर चला गया था, एकदम से सामने बुक रखी थी। तो आप एक बार इधर इंग्लिश की तरफ भी टिक देख लिया करें, इधर मैं इंग्लिश की तरफ भी टिक लगा देता हूँ। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपराध को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो 2N में अपराध को परिभाषित किया गया है। तो इसका मैंने आपको बताया भी है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो देख लीजिएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के दिन प्रवृत्त हुआ। तो कब प्रवृत्त हुआ था दंड प्रक्रिया संहिता? तो 1 अप्रैल 1974 से प्रवृत्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रत्येक जांच की जाती है। तो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रत्येक जांच जो है वो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अंतर्गत पीड़ित में कौन आता है? तो पीड़ित में कौन आता है? पीड़ित का संरक्षण या विधिक वारिस। ठीक है, ये पीड़ित शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कितने प्रकार के अपराध आते हैं? तो कितने प्रकार के आते हैं? संज्ञेय असंज्ञेय अपराध, बिल्कुल सही बात है। जमानती और अजमानती अपराध, बिल्कुल। सम्मान, ये सम्मान है, सम्मान लिख दिया है। सम्मान एवं वारंटवाद, तो बिल्कुल सही है। सभी प्रकार के वाद आते हैं, तो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय दंड संहिता में कारित अपराध के लिए मजिस्ट्रेट पुलिस को अन्वेषण करने के लिए निर्देशित करने की शक्ति रखता है। तो वो 156 क्लॉज 3 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत रखता है। ठीक है, 156 क्लॉज 3, इस लैंग्वेज को समझिए। आप अगर प्रैक्टिस में जा रहे होंगे कोई, तो 156 क्लॉज 3 को अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जमानती अपराध में जमानत अधिकार के तौर पर प्रदान की जाती है। तो ये पुलिस द्वारा और न्यायालय द्वारा, दोनों ही द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, जमानती अपराध तात्पर्य है। जमानती अपराध से क्या तात्पर्य है अपना? तो वो देखेंगे हम कि जो प्रथम सूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है, जो जमानती के रूप में दिखाया गया है प्रथम सूची में, वो जमानती अपराध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवाद धारा में परिभाषित है। तो परिवाद को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो ये 2D में परिवाद को परिभाषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेफिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं डेफिनेशन का वीडियो, मैंने ट्रिक वाला वीडियो बनाया हुआ है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मामले में, ये कौन से मामले होते हैं जिन मामलों में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है? तो वो कौन से मामले होते हैं? संज्ञेय मामले, कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑप्शन ए करेक्ट है। धारा में अपराध को परिभाषित किया गया है। तो किस धारा में अपराध को परिभाषित किया गया, ये आपको पता होगा, 2J में। ठीक है, 2J में अपराध को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 125 सीआरपीसी संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये मेंटेनेंस से संबंधित है, भरण पोषण। ठीक है, 125 सीआरपीसी। आगे है, व्यक्ति भरण पोषण का दावा करने के अधिकारी हैं। तो कौन से व्यक्ति हैं? माता पिता, बच्चे,
पत्नी, पत्नी, बच्चे, ये सभी मेंटेनेंस का दावा करने के अधिकारी हैं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम का बाद धारा दंड प्रक्रिया संहिता में संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये? 125 से संबंधित है। धारा 125 से ये विख्यात वाद है, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ता है, तो कितने टाइम के अंदर पेश करना पड़ता है? आपको सबको पता होगा, 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, धारा में बलात्संग से पीड़ित की चिकित्सा परीक्षा दी गई है, तो बलात्संग से पीड़ित की चिकित्सा परीक्षा कहाँ है? 164 क्लॉज ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफआईआर का पूर्ण रूप है, तो एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे है दंड प्रक्रिया धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू करने को शक्ति प्राप्त है, तो ये किसके लिए शक्ति प्राप्त है? तो ये कोई गृह मंत्री या पुलिस कमिश्नर नहीं लगाता है 144, ये जिले का डीएम लगाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगाता है सेक्शन 144। ठीक है, धारा में एफआईआर दी गई है, तो एफआईआर किस धारा में दी गई है? तो ये आपको पता है, 154, ऑप्शन सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। धारा 165 ए में क्या दिया गया है? तो धारा 165 ए में सौदा अभिभावक दिया गया है, अभिभावक दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे है, अपील की जा सकती है, तो अपील कहाँ की जा सकती है? उससे उच्च न्यायालय में, उससे उच्च न्यायालय। जैसे सेशन कोर्ट का मामला है तो हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट का मामला है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जांच धारा में परिभाषित की गई है, तो जांच कहाँ परिभाषित की गई है? 2G में, 2G में जांच को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। धारा 2J H कहेंगे इसे, में क्या दिया गया है? तो 2J में जांच दिया गया है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन। देखो दोनों ही जांच का मीन्स अलग है। यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि ये जो जांच है इसको हम इंक्वायरी के रूप में देखेंगे, इंक्वायरी। ठीक है, और यहाँ 2J जो है ये इस जांच को जो कह रहा है ये इन्वेस्टिगेशन है। इंग्लिश में इसीलिए महत्व है, इसीलिए मैं इंग्लिश की तरफ टिक भी लगा के चलता हूँ। ठीक है, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, धारा 2TA मीन्स दैट 2P के अंतर्गत आता है। तो 2P के अंतर्गत क्या क्या आता है? ये सेक्शन 2 की बात चल रही है। तो गृह है, भवन, तंबू, यान और जलपान, ये सभी आते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, 2P के अंतर्गत ये सभी आते हैं, तो ऑप्शन डी होगा। ओके, और अगर बाई मिस्टेक अगर कोई मिस्टेक निकलती भी है क्वेश्चन पेपर में, तो आप क्वेश्चन नंबर डालिएगा, कमेंट करिएगा और उसका करेक्ट आंसर पूछिएगा। मैं आपको करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो अभी कोशिश करके चलता हूँ, बाई चांस कोई बाई मिस्टेक हो जाता है, ये सबसे हो जाता है, तो आप उसके लिए बेफिक्र होकर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, धारा 2X में परिभाषित है, तो धारा 2X में क्या परिभाषित है? वारंट मामला। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे असंज्ञेय अपराध है, तो असंज्ञेय अपराध क्या है? लोक एवं निजी दोष, ये दोनों प्रकार के असंज्ञेय अपराध होते हैं। ठीक है, लोक दोष एवं निजी दोष। आगे है, वाद हो सकती है, परिवाद हो सकती है, तो परिवाद कैसी हो सकती है भाई? केवल लिखित या मौखिक, तो ये दोनों हो सकते हैं, लिखित एवं मौखिक दोनों प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे भी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें आप देखेंगे मजिस्ट्रेट गिरफ्तार नहीं कर सकता, गलत है भाई, मजिस्ट्रेट कर सकता है गिरफ्तार। एक प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार नहीं कर सकता, ये भी गलत बात है भाई, प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन कब? इसकी भी कंडीशंस हैं, बता दिया जाएगा आपको, आगे क्वेश्चन आएगा। तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अपराध गैर जमानती है नहीं है तो गिरफ्तार व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी का कारण एवं जमानत के अधिकार के बारे में धारा में बताना आवश्यक है। किस धारा में? तो ये धारा 50 में। ठीक है, धारा 50 में बताना आवश्यक है। ये आपके लिए एक बात और बता दूं मैं, एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन पेपर हम पहले से ही अपलोड कर चुके हैं, तो जिन साथियों ने अभी तक एविडेंसेस का
क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा मैं, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती है, तो ये किस पर लागू नहीं होती है? शिकायतकर्ता पर। ठीक है, शिकायतकर्ता पर धारा 91 पे लागू नहीं होती है। आगे है धारा 93 क्लॉज 1 के अंतर्गत निरीक्षण से अभिप्राय है, तो ये कैसा अभिप्राय है? ए एवं बी दोनों वस्तु एवं दस्तावेज और इलाका एवं स्थान दोनों से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बिना वारंट के अन्वेषण के दौरान तलाशी ली जा सकती है। बिना वारंट के अन्वेषण के दौरान तलाशी ली जा सकती है, तो अन्वेषण अधिकारी द्वारा और किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा, ये दोनों ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता में धाराएं हैं, तो दंड प्रक्रिया संहिता में कितनी धाराएं हैं आपको पता है? 484। ठीक है, 484। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम जमानत धारा में दी गई है, तो अग्रिम जमानत कहाँ दी गई है? 338 वो सॉरी 438 में। ठीक है, 438। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अग्रिम जमानत दी जा सकती है, तो अग्रिम जमानत जो है वो हाई कोर्ट से दी जा सकती है, उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 309 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में भेज सकता है? तो अधिकतम कितनी अवधि के लिए भेज सकता है? ये 15 दिन के लिए। ठीक है, जो हमारा जेएम होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जेएम, वो अधिकतम 15 दिन के लिए किसी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में भेज सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास, उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति धारा में है, तो उच्च न्यायालय की जो पुनरीक्षण की शक्ति है वो धारा 401 में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे है धारा 340 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आरंभिक जांच को रोक कर आगे बढ़ सकते हैं, तो इसमें आप एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा थोड़ा, लेकिन हालांकि जहां तक है वो क्वेश्चन है रेवेन्यू कोर्ट, लेकिन आप फिर भी इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा, धारा यौन अपराध से के पीड़ित के उपचार की उपबंध करती है, तो ये 357 सी में आएगा, ये 357 सी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारा 401 उपबंध करती है, तो धारा 401 उपबंध किससे करती है? अजनबी पुनरीक्षण के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, पुनरीक्षण पक्षकारों को सूचित किए बिना किया जा सकता है, न्यायालय की अवमानना के पक्षकार को नहीं सुना जाएगा। ये उपरोक्त सभी के बारे में उपबंध करती है, ये 401 सभी के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि धारा दंड प्रक्रिया संहिता मजिस्ट्रेट को या द्वारा गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करती है, तो किसमें? सेक्शन 44 में। ठीक है, सेक्शन 44 में है। आगे है हमारा निर्णय। क्वेश्चन 43 है कि निर्णय क्या है? ऐसी भाषा में होना चाहिए जिसको अभियुक्त समझ सके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, निर्णय ऐसी भाषा में होना चाहिए जिसको अभियुक्त क्या है? समझ सके। आगे है अन्वेषण से तात्पर्य है, तो अन्वेषण से क्या तात्पर्य है? कलेक्शन ऑफ एन एविडेंस, साक्ष्य का संग्रहण करना। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अपराध क्या है, तो अपराध क्या है? अपराध किसे कहेंगे? व्हाट इज ऑफेंस? ऑफेंस क्या है? आपको कई बार क्वेश्चन भी पूछा होगा, तो आप कह सकते हैं कोई कार्य या लोप जो प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय हो, एनी एक्ट ऑफ ओमिशन पनिशेबल बाय एनी लॉ इन फोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, धारा सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करती है, तो कौन सी धारा है ये? धारा 45, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे है दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं में वारंट मामला के विचारण का प्रावधान दिया गया है? तो वारंट मामला के विचारण का प्रावधान कहाँ दिया गया है? 238 से 250 तक, 238 से 250 तक वारंट मामला के विचारण का प्रावधान दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि धारा अभ्यासिक अपराधी के बारे में उपबंध करती है, तो कौन सी धारा है? तो धारा 110, धारा 110 अभ्यासिक अपराधी के बारे में उपबंध करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी होने के बाद
उपस्थिति की न्यूनतम अवधि है, तो उपस्थिति की न्यूनतम अवधि वैसे कह सकते हैं हम 30 डेज होगी, ठीक है। लेकिन इसमें मैक्सिमम 90 है, तो आप इन दोनों को एक बार क्लियर भी कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम ओनली 50 क्वेश्चन ही देखेंगे। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अगले नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संस्वीकृति अभिलिखित करने की शक्ति है? तो ये क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएंगे, और जो भी दिक्कत हुई हो तो आप उसके लिए कमेंट करिएगा। और बाकी का मैं बता ही चुका हूँ आपको। एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्यूशन में दे चुका हूँ, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप एविडेंस एक्ट का वीडियो देख लीजिएगा। साथ ही साथ सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है सीआरपीसी की, उनका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उन्हें भी डेफिनेशंस जो हैं ट्रिक से याद करना बताया गया है वीडियो में, तो आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आईपीसी का कंप्लीट वीडियो हमारा चल ही रहा है, तो आप देखते रहिएगा और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।